आप जो जो सोशल वर्क सोच सकते हैं वो सारे मैंने करे हुए हैं। 8-10 लोग हमारे साथ थे कि हम भी करेंगे, बहुत अच्छा काम है, और दूसरे तीसरे दिन सारे गायब। कर्म करे जाओ, फल की चिंता वो करता है। बहुत लोग आते हैं, कहते हैं कि साहब अगर किसी पे 5 रुपए ना हुए तो मैं कहता हूँ ये पृथ्वी पे बहुत बड़ा बोझ है जो 5 रुपए नहीं कमा सकता। खाना तो सब खिलाते हैं, डिसिप्लिन कोई नहीं सिखाता। आप एक अच्छा काम करने का प्रयास शुरू करें, लोग अपने आप ही जुड़ते हैं। लगभग कितने लोग डेली आपके पास आके खाना खाते हैं? मैं कभी असफलता से घबराया ही नहीं। मैं बल्कि कहता हूँ असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। मनी इज नॉट एवरीथिंग, ये डायलॉग देने से पहले इतना पैसा जरूर कमा लो। अगर आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ है तो जिंदगी में कभी मात ही नहीं खा सकते। तो आपने कभी रेस्टोरेंट खोलने के बारे में नहीं सोचा? कोई फायदा नहीं है उसको खोलने का। तो अगर आपको दुनिया से भुखमरी खत्म करनी है तो आप सनातन अपना लीजिए, भुखमरी अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर मैं आपको रोज की 500 रोटी देनी शुरू कर दूं, आप बांट नहीं सकते उसे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रुचि भैराली और बातों बातों में मैं आपका करती हूँ बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, आज के दौर में, इस महंगाई के दौर में 5 रुपए में पेट भर खाना इम्पॉसिबल सा साउंड करता है, लेकिन दादी की रसोई ने इसे पॉसिबल करके दिखाया है। ना केवल पेट भर खाना, माँ की ममता भी उसमें झलकती है, और बहुत ज़्यादा झलकती है वो है ईमानदारी और स्वाभिमान। तो आइए मिलते हैं दादी की रसोई के फाउंडर अनूप खन्ना जी से। वेलकम टू बातों बातों में। सर नमस्कार जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। क्या कमाल का काम किया है आपने। इंसान सारी ज़िंदगी लगा रहता है रोटी, कपड़ा और मकान की जद्दोजहद में, लेकिन आपका मोटिव थोड़ा सा अलग है, रोटी, कपड़ा और दवाई। ये सब कैसे शुरू हुआ, थोड़ा इस बारे में बताइए। मेरा शुरू से दवाइयों का व्यवसाय रहा है, तो दवाइयाँ तो इसलिए जुड़ गई हैं हमारे साथ। और मैं यहाँ केमिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ पिछले 30 सालों से। तो उसके माध्यम से हमारे यहाँ 2500 मेडिकल स्टोर्स हैं। अच्छा जी। हम लोग किसी से मेंबरशिप वगैरह नहीं लेते, तो उसके बदले हम ये करते हैं कि बरसात आई तो हमने कहा इस बार हम छाते बांट रहे हैं, तो किसी ने 1 छाता दिया, किसी ने 2 छाते दिए, 200, 250, 500 छाते हो जाते हैं। मेडिकल एसोसिएशन करता है। हाँ, इस तरह से करते थे। सर्दियों में कहा कंबल बांटने हैं तो किसी ने 1 दिया, किसी ने 2 दिए। तो इस तरह से सोशल वर्क हमारा, चूंकि बैकग्राउंड ठीक थी, लोग जुड़ते चले गए और अच्छे काम करने का मौका मिलता रहा। गर्मी आई तो उसके अंदर हम लोगों ने गमछे वगैरह बांटने शुरू करे। फिर इसी माध्यम को लेके हर एक के दिल में कुछ ना कुछ भावना रहती है कि अब आप भी आ रहे हैं, कभी ट्रैफिक में जा रहे हैं, कहीं, मतलब अंदर से रहता है कि क्यों नहीं सुधरते लोग। तो आपको भी लगता है कि कहीं मौका मिले तो मैं इसे सुधारने की कोशिश करें। तो आपको सुन के ताज्जुब होगा, आप जो जो सोशल वर्क सोच सकते हैं वो सारे मैंने करे हुए हैं और अच्छे लेवल पे करे हुए हैं। वाह, क्या बात। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती थी कि कहीं ना कहीं जाके अटक जाते थे। जैसे पॉलिथीन का हमने बहुत पहले शुरू करा था, 2005-06 के आसपास। बिहार में बाढ़ आई थी तो मैं यहाँ से ट्रक लेके चला गया था। एक पूर्णिया के आगे बनबन की जगह है, वहाँ पर जाके मैंने खुद बांटा था। एक्चुअली क्या हुआ था कि लोगों ने मेरे से ये हम जब ट्रक यहाँ से जा रहा था तो एक ने सवाल कर दिया कि ये ट्रक जाते भी हैं या दिल्ली से वापस लौटा जाते हैं। लोग सवाल बहुत करते हैं, डाउट करते हैं, जज बहुत करते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ, ये टर्निंग पॉइंट रहा मेरे अपने पूरे इसमें कि लोगों को ट्रांसपेरेंसी चाहिए जी। उनका भी सवाल गलत नहीं है कि आप अपनी फोटो तो नहीं खिंचवा रहे कहीं। तो मैंने उसी टाइम ड्राइवर को बुलाया, मैंने कहा पूर्णिया पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। उसने कहा 12-14 दिन लगेंगे। तो मैंने कहा जब 1 दिन रह जाए मुझे बता देना, मैं यहाँ से बागडोगरा बाई एयर गया, वहाँ से पूर्णिया 1 दिन पहले पहुँच गया। उस समय ये मोबाइल नहीं होता था, तो बाकायदा एक फ़ोटो का लिए, वीडियो के लिए वहाँ से हायर करा हम लोगों ने, और उसकी हमने सीडीज़ बनवाई कि कैसे कैसे जो आपने सामान दिया वो कहाँ गया, कैसे बटा। वहाँ के लोकल आदमियों के जितने भी थे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए। तो वो एक ऐसा ट्रांसपेरेंसी के रूप में निकल के आया कि फिर सबको लगा कि ये बहुत अच्छी जगह है, इनसे जुड़ने में हमें पता भी रहता है कि हमारा सामान कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो ऐसे ही उत्तराखंड में जब केदारनाथ वाला हादसा हुआ 16 तारीख की रात में, 20 तारीख को हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे। हाँ, तो मतलब लोगों ने भेजा एक तरह से। मेरे पास 18-19 तारीख में ही फ़ोन आने शुरू हो गए, अंकल कब जा रहा हो, कब जा रहे हैं आप खन्ना साहब। अब मेरे को लगा कि अब लोगों की इतनी उम्मीदें जुड़ गई हैं। अम्बाला में जब बाढ़ आई थी तब हम वहाँ गए थे। तो मेरा ये कहने का मकसद कि अगर
लोगों को ये पता लग जाए कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ कर रहे हैं, और जो हमारी दी हुई चीज़ें हैं वो सही जगह पहुंच रही हैं, तो लोग अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। देने वालों की बहुत लंबी लाइन है, लेने वाले हैं नहीं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इनफैक्ट ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये सारे काम, जैसे स्कूल्स के लिए फीस का आंदोलन 2009 में सबसे पहले मैंने ही शुरू करा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में PIL अपने पैसे से मैंने ही फाइल करी थी वहाँ पर। सो जो आज की देश में पूरे देश में चल रहा है फीस का आंदोलन। तो लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि अब एक स्टेज के बाद में अब क्या करें। तो इसी बीच में मम्मी की थोड़ी सी तबीयत खराब थी, हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे सब लोग। मम्मी ने कहा मेरे हिस्से का खाना जो बचता है तुम किसी गरीब को खिला दिया करो। तो हम सब जने हंसने लग गए। मैंने कहा आप खाती कितना हो मम्मी? तो मेरी बेटी के मुंह से निकला, दादी की इच्छा है दादी की रसोई शुरू कर दो पापा, आप ऐसे इतने काम करते रहते हो। बस बात हुआ तो मैं दादी की रसोई शुरू कर किया। और ये मेरे ख्याल 15-16 अगस्त के आसपास की बात होगी। 21 अगस्त मेरा जन्मदिन होता है। तो मम्मी के मुंह से निकला कि जब शुरू ही करना तो 21 तारीख को कर दो। तो मतलब आपने ये कहा कि इतना मुश्किल काम था, तो मेरे को मुश्किल इसलिए नहीं लगी कि मेरे पास टाइम ही नहीं था। तो वहीं हमारे पीछे एक नंदू करके एक खाना बनाता था एक होटल में, वो दवाइयाँ लेने आता था। मैंने उसी दिन शाम को उससे बात करी। कहने लगा साहब खिचड़ी बनाने में क्या लगता है, मैं बना दिया करूँगा। तो भगवान ने भी रास्ता दिखा दिया कि नंदू को भेज दिया या इसको भेज दिया। उसने हमें सामान की लिस्ट दी, हम फटाफट सामान लेके आए। 21 तारीख को अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये दादी की रसोई शुरू हो गई। हुआ ये कि 8-10 लोग हमारे साथ थे कि हम भी करेंगे, बहुत अच्छा काम है। और दूसरे तीसरे दिन सारे गायब। अब ऐसा लगा कि मैं अकेला। तो एक मेरे मित्र हैं, मैं उनका आभार भी करता हूँ इस बात में। मैंने उनको कहा तो वो कहने लगे देखो खन्ना जी बुरा मत मानना, आप तो अपनी मदर के लिए कर रहे हो, आपकी मजबूरी हो सकती है, हम तो शौकिया कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये काम ऐसे नहीं चलेगा, इसमें पेड एम्प्लॉइज रखने पड़ेंगे। फिर मम्मी ने भी एक सेंटी डायलॉग दे दिया था। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें पैसे की कभी कमी पड़े तो पेंशन जो आती है हमारी वो तुम इस्तेमाल कर लेना। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे मेरे फादर की मदर को आई तो मदद मदर को आ रही थी। तो पर ये कितनी अच्छी सोच है। तो बस उसके बाद ये सोचने का प्रश्न ही नहीं है कि जब मदर के इतने सेंटिमेंट जुड़ गए हैं और माँ का आशीर्वाद रहा तो मुझे कभी दिक्कत ही नहीं हुई। इनफैक्ट पैसे की तो हमने आज तक, हमारी वेबसाइट पे लिखा हुआ है दान हमेशा चल के देना चाहिए, मांगी भीग जाती है जी। ये इसीलिए रखा है कि हम जितना है उतने में ही अच्छी तरह से कर सकें। तो ऊपर वाले की कृपा से आज तक मुझे कभी भी पैसे की दिक्कत दादी की रसोई में नहीं आई। हाँ, जो मेरी दवाई की दुकान है कहीं है उसके लिए मुझे लिमिट भी बनवानी पड़ी है, वहाँ पे चेक भी कई बार पास कराने के लिए मेहनत, यहाँ पे कभी नहीं हुई। ये ऊपर सच्चे मन से अगर आप कोई काम कर रहे हैं ना, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, तो ऊपर वाला अपने आप देखता है। तो गीता में बिल्कुल सही लिखा है, कर्म करे जाओ फल की चिंता वो करता है। और जहाँ माँ का नाम जुड़ गया और माँ का आशीर्वाद जुड़ गया, और माँ के लिए कहते हैं ना, वैसे तो माँ के दूध का कर्ज कभी उतारा नहीं जा सकता, लेकिन माँ की कही हुई बातों बातों में एक बात को आपने इतनी गहराई से अपना लिया कि आपने कहा नहीं अब ये करके दिखाना है। तो वो कुछ और भी रीजंस इसमें हुआ क्या था कि एक बार जब मैं ट्रैफिक कंट्रोल करा रहा था तो एक बंदे ने बहुत सही सवाल करा। कहने लगे तू कहीं का दरोगा लग रहा था भाई जैसे काम के होते हैं। तो कहने लगे कि तुम्हें पावर क्या है, किस हक से मैं समझा रहा हूँ। तो मुझे लगा यार वास्तव में मैंने आज तक जितने काम कर रहा हूँ मैं, इसमें मेरे पास पावर तो कुछ है नहीं। लेकिन अब जब दादी की रसोई शुरू करा तो मुझे लगा कि यहाँ पे दरोगा बनने का टाइम आ गया है। इन्हें सेंटिमेंटल अब ब्लैकमेल करने का है कि भैया अगर 5 रुपए में खाना खाना है तो ये सारी चीज़ें फॉलो करें जो सिविक सेंस है। जैसे कि आपको लाइन मेंटेन करनी पड़ेगी। आजकल के बच्चों को तो शायद लाइन का पता नहीं होगा, स्कूल्स में भी पता नहीं लगती ही नहीं लगती, लेकिन वहाँ पर आप आइए इतनी बढ़िया लाइन लगेगी। गाड़ी की पार्किंग आपको प्रॉपर लगानी पड़ेगी। 3 गाड़ी की पार्किंग अगर आपने जैसे गाड़ी लगा दी इस रिक्शा वाला 3 व्हीलर वाला कभी नहीं लगाएंगे, बल्कि आपकी गाड़ी अगर देखेंगे ना आपने उल्टी लगाई है तो कह देंगे अगर यहाँ पर है तो सीधी लगाइए आप, मतलब वो आपको टोकते हैं। अब ये बहुत बड़ा फर्क है। दूसरा, 5 रुपए का सिक्का हर एक के हाथ में रहता है, जिसके पास चेंज ना हो मेरी दुकान से ले सकता है। वो भी इसलिए करा हम लोगों ने कि आप पेट्रोल पंप पे जाइए, जब पूरा पेट्रोल भर जाता है फिर आदमी जेब में हाथ डालता है, क्रेडिट कार्ड निकालता है। अरे यार तुम्हारा 2000 रुपए का पेट्रोल भरना है, जब तक पेट्रोल बढ़ रहा है पैसे दे दो। पीछे वाले का भी ये शाम के टाइम बड़ी इरिटेटिंग सिचुएशन आ जाती है। तो ये सब देख के लगता था, वहाँ पे सुधार दिया हमने। अब मैं बड़े आराम से कहता हूँ वहाँ ये देखिए, अच्छा सफाई 400-500 आदमी खाना खाता है, कहीं आपको कतरा नहीं मिलेगा। सबको बता रखा है, 3-4 अपने डस्टबिन रखे हुए हैं, सब अपना प्लेट झाड़ते हैं, आखिरी बूंद तक उसके अंदर एक भी दाना नहीं छोड़ना है उन्हें। ये भी कर रखा है कि अगर खाना छोड़ा तो आपसे 50 रुपए लिए जाएंगे।
वाह बहुत अच्छी खाने की बात है। कीमत 5 रुपए है। तो साफ सफाई वगैरह का विशेष ध्यान रखा जाता है। और जब उनसे किसी जो नए नए लोग आते हैं और कुछ फेंकने की, तो 50 रुपये डिमांड करी जाती है। इसी तरह से पानी, ठंडे पानी की हमने वाटर कूलर लगाया हुआ है। लोग बोतल भरते हैं तो वहाँ पे हमने बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, पीने का पानी फ्री है, बोतल भरने के 50 रुपये लगेंगे। कहते हैं साहब बाजार तो में तो 20 रुपए की मिलती है। मैंने कहा इसीलिए हम 50 ले रहे हैं कि आप बाजार से खरीद लीजिए। यहाँ पर अगर आपको पानी जितना पीना हो। प्रॉब्लम क्या है कि पहले जब हमने लगाया वाटर कूलर तो भर भर के ले गए, अच्छा उसको गर्म कर लिया इन्होंने। भाई अगर आप गर्मी हो रही है, बोतल में भर लिया, पियोगे कितना? पीना तो यहाँ पे पी लीजिए। तो ये छोटी छोटी सी बातें जब उन्हें सिखाई, अब वो है उन्हें क्या, वाटर कूलर लग रहा है तो हम बोतल क्यों भरे, जब बार थोड़ी सख्ती जब हम करते हैं, रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, तो सामने वाला जल्दी समझता है। हाँ, और प्यार से भी उन्हें हाँ, थोड़ा सा, जैसे आप अपने बच्चों के लिए करते हैं, डांटना भी, प्यार भी, सब कुछ होना चाहिए मेरे हिसाब से। और उसी बीच में फिर क्या हुआ, कपड़ों का भी ऐसे ही हुआ कि 21 अगस्त को जैसे हमने बोलना शुरू करा था, 2-4 महीने के बाद ही ये आपकी दिवाली आ गई थी। तो लोगों ने आके कहा कि भाई हमारे पास कपड़े भी हैं, तो यहाँ तो ज़रूरतमंद लोग आते ही हैं, कपड़े भी दे दिए। तो उसकी भी कीमत रख दी हमने 10 रुपये। हमारा शुरू से एक रहा है, किसी को फ्री कुछ नहीं देना चाहिए। ये मेरा पहले दिन से जब हम लोगों ने रखा, और पैसे भी इसलिए हमने 5 रुपये रखे कि एक रकम होनी चाहिए जो आदमी इजीली अफोर्ड कर सके। बहुत लोग आते हैं, कहते हैं कि साहब अगर किसी पे 5 रुपये ना हुए तो मैं कहता हूँ ये पृथ्वी पे बहुत बड़ा बोझ है जो 5 रुपये नहीं कमा सकता। भाई मैं इस उम्र में वहाँ खड़ा होके गर्मी में खाना बांट रहा हूँ, तो आप 5 रुपये नहीं कमा सकते, आप उस पर तरस खा रहे हैं, ये तो गलत बात है। फिर मैंने उसके लिए तरीका निकाला। मैंने कहा मेरा बर्तन धोने का है, वहाँ एक दिन के लिए बर्तन धो दें, 200-300 रुपये लेते हैं हमसे बर्तन धोने वाले, मैं पूरा महीना खाना खिला दूंगा। बोले बर्तन तो नहीं धोएंगे हम, झाड़ू लगा दे मेरे साथ। तो झाड़ू मेरा काम नहीं है। तो अब क्या होता है कि जब कुछ सेंटिमेंटल लोग आ जाते हैं कि गरीब है बेचारा, मेरी तरफ से खिला दीजिए, तो मैं उन्हें बुलाता हूँ। एक बार हुआ, लाइन लग रही थी, एक साहब आए, उन्होंने 20 रुपये निकाले, बोले इन 4 आदमी को खाना मेरी तरफ से। मैंने कहा सर इससे पहले आपने किसी को खाना खिलाया है? मैंने कहा पहली बात तो 5 रुपये कॉस्टिंग नहीं है, दूसरा ये 5 रुपये रोजाना आके खाते हैं, अपने पैसे खर्च करके आते हैं, स्वाभिमान के साथ खाते हैं, आप इन्हें भीख देना है। तीसरी बात, वहाँ पे एक 3 स्टार होटल है हमारा, 400 रुपये प्लेट है वहाँ। मैंने कहा ये बेचारे वहाँ कभी नहीं गए और ये वहाँ कभी जा भी नहीं पाएंगे, तो आप इन चारों को आज वहाँ ले जाइए। बोला आई कैन नॉट अफोर्ड दिस मच। मैंने कहा तो यार क्यों कर रहा हो तुम? जो आदमी खा रहा है, कमा रहा है, उसको स्वाभिमान के साथ ले रहा है, तो उसको तो आपने कहा ना, शक्ति और ये प्यार, ये दोनों साथ साथ चलना चाहिए। तो बस ये सब चलता रहता, हंसी मजाक चलती रहती है। अब तो फैमिली बन चुकी है हम। अब जैसे मेरा बेटा सिंगापुर में है, सेटल्ड है वहाँ, बुलाता भी बहुत ज़्यादा, तो मैं कहता हूँ यहाँ से निकलने की फुर्सत ही नहीं मिल पाती कई बार, तो जबरदस्ती टिकट करा देगा, वहाँ जाके मन ही नहीं लगता कई बार। क्या करें, क्योंकि यहाँ तो सुबह से लेके 400-500 आदमी से हिल उज्जट ये वो करना, और वो वहाँ तो कुछ खाली बैठना। तो लेकिन अच्छा लगता है कि चलिए एक फैमिली सी बन गई है यहाँ पे भी, वहाँ पे भी। और एक अंतर भी नज़र आता होगा कि यहाँ कितना कुछ अभी सिखाना बाकी है, और वहाँ काफ़ी कुछ घर में भी सिखाया जाता है, स्कूल्स में भी सिखाया जाता है, और वो इंसान के अंदर नज़र आता है। बिल्कुल, और मैं तो इस बात को मानता हूँ कि भारत के अंदर जितनी बीमारियों की जड़ है, मैं हमेशा कहता हूँ जब मैं सिंगापुर से आता हूँ, मुझे तो 1 महीना वहाँ गुस्से का नाम ही नहीं होता कहीं। क्या होता है गुस्सा, ये सब बड़ा स्मूथ चल रहा है, गाड़ी चला रहे हैं, कोई यूँ नहीं घूर रहा एक दूसरे को, बिल्कुल अपने प्यार से। हमारे यहाँ तो जब तक एक दूसरे को घूरे नहीं तब तक तो उनको मजा ही नहीं आता गाड़ी चलाना। गलोच पे आ जाते हैं। और हर आदमी यहाँ पर जानता है कि जैसे मेरे को ज़्यादा गाड़ी चलानी आती है, बराबर वाले को नहीं आती, सब एक दूसरे को सिखाते हैं, खुद नहीं सीखते। लेकिन वहाँ बड़ा स्मूथ है, और वहाँ यहाँ जो बीमारियों की जड़ है वो बीपी शिपी ये वो सब मेरे ख्याल है इसी वजह से ज़्यादा है यहाँ पर, कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी पेशेंस हो। अब जैसे मैंने बताया वहाँ हमारी कितनी भी लंबी लाइन हो, 100 आदमी की लाइन है, 50 आदमी की, सबको पता है मेरा 2 मिनट में नंबर आने वाला है। उसने पैसे डाले 5 रुपये, एक ने चावल दिए, एक ने दाल दी, एक ने रोटी दी, उसने मेरे ख्याल 3 से 4 सेकंड में एक आदमी निकले। तो पेशेंस है, उन्हें भी पता है हमारा नंबर आने वाला है। अगर वही भीड़ लगा दें जैसे भंडारे वगैरह में होता है तो नहीं होता है ऐसा। बहुत अच्छी बात कही आपने कि भंडारों में भी तो खाना खिलाया जाता है। अब मुझे एक बात याद आ रही, किस्सा याद आ रहा है आपकी बातें सुनकर, कि हमारे इंडिया में तो आम बात है, अब गर्मियां हैं तो छबीले लग जाते हैं, भंडारे लग जाते हैं। तो अभी कुछ दिनों से हम नोएडा में देख रहे हैं बहुत छबीले लगे हुए हैं। लेकिन दुख की बात ये है कि जब वो
पानी पी लेते हैं तो वो ग्लास वहीं सड़क पर फेंक देते हैं और कई किलोमीटर तक वो प्लास्टिक का ग्लास घूमता चला आपको जाता पता रहता है 2 दिन तक कि वहाँ पे छबील लगी है। छबील लगी थी। और जो पिला रहे हैं शायद बताते भी होंगे कि ये डस्टबिन है, यहाँ डाल दीजिए, लेकिन फिर भी लोग पीने के बाद कहाँ ग्लास गया उससे कोई मतलब नहीं है। तो एक तरफ तो गुड कॉज कर दिया भगवान को खुश करने के लिए, प्यासे को पानी पिला रहे हैं, और दूसरी तरफ अपनी ही धरती को, अपने ही आस पड़ोस के वातावरण को हम गंदा कर रहे हैं। तो ये जो आपने कहा ना कि सफाई के साथ खाना तो सब खिलाते हैं, डिसिप्लिन कोई नहीं सिखाता। ये पहला सबक हमने वहीं रखा। जैसे मैंने बताया दवाई की जो हमारी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पूरे भारत में, इसकी 14,000 ब्रांचेस हैं। सस्ती दवाइयाँ हैं बहुत। अगर आपके घर का बजट 10,000 है तो यहाँ 2,000 हो जाता है। कहीं से भी लें, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। तो जब नोएडा में सबसे पहला काउंटर मैंने ही खोला था इसको, क्योंकि इसमें मार्जिन है नहीं तो कोई दुकान खोल के राजी नहीं है इसमें। तो सबसे पहला सवाल करा कि पॉलीथीन नहीं दूंगा मैं, ना कागज़ का थैला दूंगा, आपको घर से कपड़े का थैला लाना है अगर आपको सस्ती दवाइयाँ चाहिए। बहुत लड़ाई लड़ी लोगों ने कि ऐसी पहली दुकान है, हम इतनी दवाइयाँ कैसे लेके जाएंगे, ये 10 डिब्बे दे दिए आपने। मैंने कहा ये लड़का आपके साथ गाड़ी में छोड़ने चला जाएगा, मैं इसलिए कर रहा हूँ। अगर आज दे दिया तो कल को अगर आप दवाई लेने मेरे यहाँ आएंगे तो आपको घर से चलने से पहले पता लगे मैं वहाँ जा रहा हूँ, मुझे कपड़े का थैला निकालना है पहले। तो आज लोग कहते हैं, वही जो लड़ते थे, कहते खन्ना साहब कुछ सिखाया नहीं सिखाया, आपका नाम आते ही हमें कपड़े का थैला याद आ जाता कि पहले ले लो, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरा ये कहना कि आप पॉलीथीन को ख़त्म करने के लिए थैले बांट देते हैं, फलाना कर दे, गलत। आप उनकी आदतें सुधारिए। जब तक हम उनकी आदतें नहीं सुधारेंगे कुछ नहीं होगा। अब वहाँ आके देखिए, बड़ा स्मूथ चीज़ है। सब अपने थैले लेके वहाँ पे खड़े होते हैं दवाई लेने के लिए। जैसे मैंने बताया लाइन भी होती है, 5 रुपये का सिक्का होता है, सब वेल डिसिप्लिन। हाँ, एक और चीज़, वहाँ कोई भी मोबाइल शोबाइल पे ज़ोर ज़ोर से बातें नहीं करता। कई बार आए लोग मोबाइल पे बात करते हुए खाना दे दो, मैंने कहा भाई ये होटल नहीं है। पहली चीज़, ये एक मंदिर की तरह से जगह है। आप यहाँ पर मैं प्यार से खिला रहा हूँ, प्यार से खाइए। ये सब 10 मिनट के लिए सारे काम रोक दीजिए। अब वहाँ देखिए शांति के साथ सब जने खाते हैं। उसके पीछे रीज़न भी है। 400-500 आदमी जब खाना खाएगा, भीड़ लगेगी, शोर मचेगा, तो अड़ोस पड़ोस में भी डिसिप्लिन रहना चाहिए। लोग कहते हैं बड़ा स्मूथ है, तो वही आपका कहना कि थोड़ा सा डिसिप्लिन रखो, डांट रखो, प्यार रखो, उन्हें भी मजा आता है सबको। असल में वो उस वातावरण में रहते नहीं है, इसीलिए एक हैबिट खत्म हो जाती है। लेकिन जब ये छोटी छोटी चीज़ें खाने के साथ जब वो सीखेंगे तो वो अपने घर तक ये बातें लेकर जाएंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे, तो समाज ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगा। और वो कहीं ना कहीं बहुत थैंक यू बोलेंगे कि आपकी वजह से हमने ये सीखा, अपने बच्चों को सिखाया। उन्हें खुद खुशी होती है, अब वो दूसरे को सिखाते हैं, वहीं खड़े होके अपने बच्चों को सिखाते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है कि मैं फिर एक बात कहूँगा कि आजकल के पढ़े लिखे लोग को समझाना बहुत मुश्किल है, उन्हें समझाना बहुत आसान है। क्यों कह रहा हूँ मैं ये बात? जितने भी वहाँ पे रिक्शा वाले, 3 व्हीलर वाले सब आते हैं, साइकिल वाले सब प्रॉपर लगाते हैं, लेकिन हमारे जैसे आपके टाई वाले लोग हैं ना, वो गाड़ी, जब मैं उन्हें समझाने जाता हूँ कि सर ऐसा, तो वही की टेढ़ी निगाहों से कि तुम मुझे सिखाओगे। ईगो है, पढ़े लिखे अनपढ़ हैं हमारे देश में, जिनके पास एजुकेशन तो है, डिग्रियां तो हैं, लेकिन एक्चुअल एजुकेशन जो है, मैनर्स, एटिकेट्स जो है, वो कहीं ना कहीं वो भूल चुके हैं। संस्कार है ही नहीं। तो वही हम देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जितने लोग आते हैं, संस्कार देने की कोशिश है एक छोटी सी। और मुझे बड़ी खुशी है कि दादी की रसोई के माध्यम से बहुत लोगों को एजुकेट करा जा रहा है, वहाँ पर सिविक सेंस दिया जा रहा है। और खाना तो है ही बहुत बढ़िया। लोग कहते हैं कि हमने ऐसा खाना जिंदगी में नहीं खाया। मैंने कहा 2 रीज़न है इसके, एक तो आपका भाव अच्छा है खाना खाने का, एक मेरा भाव अच्छा है देने का। जब 2 भाव अच्छे मिल जाते हैं तो खाना अच्छा लगेगा। खाना तो है ही एनर्जी की बात, और दिल से बनाया हुआ खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। देसी घी का खाना होता है, बासमती चावल होता है। अच्छा, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे साथ जितने लोग हमारे सप्लायर्स जुड़े हैं, उन्हें भी लगता है कि हम कहाँ सोशल सर्विस करेंगे। अब बताओ 300-350 रुपये का आपको कौन देसी घी दे देगा? ये देते हैं, और शायद खरीदना भी नहीं पड़ता। कई बार तो बाहर से बाहर इतने लोग दे जाते हैं, कोई 1 डिब्बा ले गया, कोई 2 डिब्बे दे गया। इसी तरह से चावल है, बासमती चावल मेरा ख्याल है MRP उसकी 125 रुपये के आसपास होगी। वो बहुत सस्ता देता है। जो आप सब मतलब इतना महंगा चावल खिलाते हैं डेली? तो मेरे को बहुत सस्ता देते हैं वो। उसने कहा ये मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन हो गया, सप्लायर ने कहा। इसी तरह से जो हमारे यहाँ मिठाई आती है, एवरग्रीन स्वीट है, या कि वन ऑफ द बेस्ट है, तो वो 150 रुपये किलो सस्ता देता है। तो हर आदमी कहीं ना कहीं जहाँ उसका मौका लगता है, उसने कहा मेरा अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें भी, आप एक अच्छा काम करने का
प्रयास शुरू करें, लोग अपने आप ही जुड़ते हैं, बहुत बहुत लोग जुड़ते हैं। नियत होनी चाहिए, जहाँ चाह वहाँ राह। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। लगभग कितने लोग डेली आपके पास आके खाना खाते हैं? 400 से 500 आदमी एवरेज है डेली। और डेली टाइमिंग्स है। क्या रखते हैं आप? 12 से 2 बजे के बीच में है। और उसी टाइम पे सब ये होता है, कपड़ों का भी उसी टाइम। एक्चुअली शाम को भी कर सकते थे, लेकिन फिर इतना स्टाफ रखो, सब कुछ, बड़ थक भी जाते हैं थक भी सुबह। जाते हैं। एक्चुअली ब्याह शादी का खाना होता है ना जो सुबह से, तो 400-500 आदमी का, जिसमें रोटी भी है, रसगुल्ले, पेड़े, फ्रूट्स वगैरह सब होती है चीज़ें, उनमें से कोई एक चीज़ देते हैं राधा। तो मेहनत भी पूरी होती है। अब तो खैर आदत बहुत सी पड़ ज़्यादा गई है। मेहनत है। अगर 500 इन लोगों को मुझे रोज़ सर्व करना पड़े, या सिर्फ अगर टेक केयर ही करनी हो, मुझे सर्व भी ना करना पड़े, और मुझे सिर्फ देखना है कि खाना ढंग से बन रहा है कि नहीं, जैसा आप बता रहे हैं सब लाइन में लगे हैं कि नहीं, उनको वैल्यूज सिखानी है, तो इसमें तो बहुत एनर्जी लगती होगी। शुरू में लगती है, बाद में तो फिर अब हो तो जाती है। सबको ट्रेंड है, हमें कुछ कहना ही नहीं पड़ता, किसी को भी नहीं कहना पड़ता। नया आदमी आता है उसे जरूर सिखाना पड़ता है, लेकिन मेरे से पहले वो लाइन वाला कह देता है, भैया ये अंकल यहाँ पर ऐसे नहीं है। आपके फादर भी फ्रीडम फाइटर रहे हैं, और मदर ने इतनी अच्छी एक बीज वो बोकर गई हैं। ये जो दादी की रसोई है, ये उनका आशीर्वाद है, जो ना केवल आप उसको लेके आगे बढ़े हैं, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं उनकी सोच और विचारों में था, जो आपके अंदर आ गया आपके पेरेंट्स के ज़रिए। तो आपकी अपब्रिंगिंग बहुत बढ़िया हुई है, और वो सारे संस्कार जो आपके अंदर हैं, वो समाज में आप बांटना चाहते हैं। मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ, पापा ने भी शुरू से कुछ भी करने के लिए मुझे फ्री हैंड छोड़ा था। बोले जो मर्जी कर, मतलब उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुझे साइंस लेनी है, तुझे मैथ्स लेना है, जो मर्जी कर अपने। टेबल टेनिस का मैं बहुत अच्छा प्लेयर होता था अपने। मैं देहरादून में मेरी एजुकेशन हुई है, वहाँ पर डाकपत्तर एक जगह है, वहाँ विकास नगर में मेरी पढ़ाई हुई है। तो इसको देहरादून चैंपियन थे, फिर गढ़वाल रीजन चैंपियन, और फिर स्टेट खेला। फिर उसके बाद में रोहिलखंड यूनिवर्सिटी मुरादाबाद से मेरी बीएससी वगैरह हुई, तो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी चैंपियन भी रहा मैं अपने टाइम का। तो मुझे एक बहुत बड़ी चीज़ मिली कि कोई भी स्पोर्ट्समैन होगा तो उसके अंदर एक नेवर से डाई स्पिरिट होती है। भाई एक मैच खत्म हुआ, दूसरा फिर रेडी है। तो मुझे कभी हार से डर नहीं लगा। तो ये बच्चे जो आजकल डिप्रेशन प्रिपरेशन होता है ना, ये सब बेकार है। अरे ठीक है, अगला मैच फिर आ जाएगा, कौन सी दिक्कत है। तो मतलब मैं कभी असफलता से घबराया ही नहीं। मैं बल्कि कहता हूँ असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। बिल्कुल। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो असफल तो होना ही पड़ेगा। तो इससे कभी घबराने की जरूरत नहीं है। और ये पापा ने भी शुरू में कहा, बोले मस्त रहे यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कभी किसी चीज़ में नंबर कम आ गए, फेल हो गए, कुछ हो गया, और ठीक है यार, मस्त रहे यार। उन्होंने कभी कुछ इस बारे में कहा ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस दिया उन्होंने। गलत मत करो बस, ये शुरू से पहले दिन से। मेरे फादर फ्रीडम फाइटर। एक्चुअली क्या था, यूनिवर्सिटी में जब ये पढ़ते थे अपने वहाँ पर अपने लखनऊ में, तो जितने भी आंदोलन होते थे सब वहीं होते थे जी। तो यंग बच्चे वहाँ जाते ही हैं। तो हमारे पास जैसे आजकल सेल्फी का टाइम आ गया, उस टाइम सेल्फी नहीं हुआ करती थी, ऑटोग्राफ बुक होती थी। तो मेरे पास महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, फिरोज गांधी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कौन ऐसा बड़ा लीडर है जिनके ऑटोग्राफ्स नहीं है। बहुत प्रीशियस है, बहुत बढ़िया ऑटोग्राफ बुक है वो। और वो पापा ने सबके साथ काम करा तो सबके ऑटोग्राफ संभाल के रखा है आपने। तो वो भी एक बहुत बड़ा फ़र्क था कि उन्होंने जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय जिसने काम कर लिया है, तो वो हमें और आपको कहने की जरूरत नहीं, वो एक अंदर से ही भावना रहती है। अब ये जितने भी काम करे, पापा मेरा बिजनेस संभालते थे, दुकान थी, तो कहने लगे तू ये काम कर, मैं दुकान संभाल रहा हूँ, क्या करेगा बैठ के। तो जैसे फीस का आंदोलन करा, ये करा, वो करा, सारी चीज़ें मैं करता रहा अपना। समय चाहिए इन चीज़ों के लिए, समाज के लिए कुछ करना है, नहीं तो सबको अपनी रोटी की पहले चिंता है, दूसरे की रोटी की कौन चिंता करे। मेरे पास यहाँ पर बहुत स्कूल के बच्चे आते हैं, कॉलेज के, यहाँ पर इतने हब है ये, तो कहते हैं अंकल हम भी कुछ करना चाहते हैं। तो मैं हर एक से मना करता हूँ इस काम को। मैंने कहा कि ये बात मैं हमेशा हर जगह बोलता हूँ, कहना बिल गेट्स का, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, ये डायलॉग देने से पहले इतना पैसा जरूर कमा लो, बिकॉज मनी इज़ एवरीथिंग इन योर लाइफ। तो आज मैं इसलिए अफोर्ड कर पा रहा हूँ कि भगवान की दुआ से मेरा बिजनेस सेटल्ड है, बच्चे सेटल हैं, उनकी शादियाँ कर दी हैं, तो मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हें अभी अपना करियर बनाना है, इतना कंपटीशन है, और तुम्हें अपनी लाइफ देखनी है, अपने माँ बाप को देखना है, सब कुछ देखना है। उसके बाद में जब तुम सेटल हो जाओ, हो सकता है 5 साल में हो जाओ, 10 साल में हो जाओ, तो उसके बाद ये सारे काम करो, करने चाहिए, हमारी उम्र में आगे करने चाहिए, लेकिन शुरू में मत करो। शुरू में करने का मतलब है कि फिर आप सबसे मांगेंगे कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो लाइए साहब, भाई फंड तो चाहिए ना। और जहाँ आपने फंड मांगने शुरू करे वहाँ क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। तो
वो काम कभी नहीं करने चाहिए ज़िंदगी में। आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। ऊपर मुझसे बहुत कई पूछते हैं, इतना खर्चा कैसे हो जाता है, कैसे रोटी बन जाती है, मैंने कहा ये जो दान पात्र है इसका मुंह ऊपर है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो ऊपर वाला देख रहा है इसे कैसे भरना है, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता, कभी नहीं करना पड़ा आज तक। नाम ही इतना खूबसूरत है, दादी माँ की रसोई। मुझे लगता है कि आपने अपनी माँ के साथ आपका बहुत अटैचमेंट तो ज़रूर रहा होगा। हर एक का रहता माँ है। के हाथ का खाना भी याद आता होगा, और कोई दिन नहीं बीतता होगा जब आप अपनी मदर को याद नहीं करते। नहीं, बहुत, ये तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं। हाँ। हर एक के दिल में रहता है। और मैं आजकल के जितने यंग जनरेशन आती है, बच्चे आते हैं, हर एक से कहता हूँ कि अगर आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ है तो ज़िंदगी में कभी मात ही नहीं खा सकते हैं। ये सब चीज़ मटेरियल, ये मेरी अपनी आजमाई हुई चीज़ें हैं। आजमाई हुई चीज़। जो अपने माँ बाप का साथ नहीं देते, जो अपने माँ बाप की बद्दुआएं लेते हैं, उन्हें कभी भी मैंने राइज करते नहीं देखा, बिल्कुल कभी भी नहीं। मेरी अपनी इतनी उम्र हो गई है, तो हर एक को मैं, यंग जनरेशन को कहीं पे भी जाता हूँ उनको यही एजुकेट करते हैं कि भाई अपने माँ बाप का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तो सब कुछ है। कभी 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 दिक्कत आ ही नहीं सकती अगर माँ बाप का आशीर्वाद है। माँ के हाथ का खाना याद आता है। गोदी में बिठाल के खिलाया करती थी। चीनी की मैं रोटी। इकलौता लड़का था। अच्छा, तो इतना प्यार रहता था। सारी मतलब मैं बिगड़ा नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। हर डिमांड पूरी कर देनी, मुंह से कुछ निकले, वो सारा। तो इसका एक बहुत बड़ा फर्क भी होता है कि हर चीज़ के 2 पॉइंट प्लस या माइनस होते हैं। तो मैं जिद्दी बहुत था, तो आज भी जिद्दी हूँ कि अगर मुझे ये आ गया कि जैसे दादी की रसोई शुरू करा, बहुत लगा कि अब ये कैसे होगा, लेकिन जिद है, करना है तो करना है। तो वो जिद पॉजिटिव हो गई। हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव 2 पॉइंट्स होते हैं। तो जिद में पॉजिटिव हो जाता है। इसी तरह से जब टेबल टेनिस वगैरह खेलते थे तो लोग कहते थे यार खन्ना आखिरी पॉइंट तेरे से लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो जिद हो जाती थी कि ये भला कैसे जीत जाएगा। तो आई मीन क्लियर इंस्टिंक्ट होनी हर एक के अंदर जरूरी है, पॉजिटिव। मुझे तो माँ के हाथ की वो रोटी या पराठी याद आती, जिसमें देसी घी लगाया, चीनी डाली और रोल बना के खा लेते थे। उसमें लगता था आलू ये डाल के आलू डाल लो, कुछ भी डालो, और अचार। ऐसा स्वाद आता था। जैम जब नई नई आई तो जैम सॉस जैम लगा के हम खा लिया करते थे, और ऐसे लगता था कि पता नहीं तृप्ति मिल गई। आज के बर्गर पिज्जा उसके आगे सब बेकार है, बल्कि मलाई के साथ में चीनी डाल के जी। देते थे, मलाई चीनी। तो वो सब अब कहाँ मिलते हैं, बच्चे लाइक भी नहीं करते। अच्छा खाना मिलना अपने आप में एक ब्लेसिंग है, और ये चीज़ आप पूरा ध्यान रखते हैं कि खाना जो आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, बल्कि आप नहीं करते होंगे, हम वेजिटेबल वॉश आता है हमारा, आपको करना चाहिए, सभी लोगों को करना चाहिए। हमारे यहाँ सारी वेजिटेबल जितनी भी आती हैं, सारा फल वगैरह, पहले उसे हम वॉश करते हैं। अपने घर में भी करते हैं, वहाँ पे भी करते हैं। उसमें इतने पेस्टिसाइड्स वगैरह इधर उधर, ये इतने केमिकल्स वगैरह होते हैं, वो सब जिससे कि निकल जाए। तो आपने कभी रेस्टोरेंट खोलने के बारे में नहीं सोचा? इतना बड़ा रेस्टोरेंट है। इससे बड़ा रेस्टोरेंट कहाँ खुलेगा? नहीं, कभी नहीं। कोई फ़ायदा नहीं है उसको खोलने का। जो सेटिस्फेक्शन यहाँ है, जो चीज़ एम होता है ना, आपकी लाइफ का एम क्या है? मेरा एम ये नहीं है कि रेस्टोरेंट या खाना भी मैंने बताया है, इसके मार्फत मैं इनको जो सिविक सेंस दे रहा हूँ वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग सेंटिमेंट्स हैं कि गरीब को खाना खिला दिया, ये कर दिया, वो, मैं उसके साथ साथ, वो तो एक फैक्टर है ही है कि आपने 5 रुपए में उनको अफोर्डेबल खाना दे दिया, लेकिन उसके साथ जो हम सीख दे रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लोग मेरे से बहुत कहते हैं कि हम इसकी ब्रांच खोलना चाहते हैं, आपकी दादी की रसोई की, हम यहाँ खोल लें। मैंने कहा तो इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं, अगर आपको करना है तो आप घर में खाना बनाइए, बांटिए। भाई इसमें जरूरत कहाँ है? दादी की रसोई मैं कहाँ, मेरा रोल कहाँ है? नहीं हम इतने लोगों को कैसे करेंगे? मैंने कहा किसने कहा है? आपसे भी कहता हूँ, सबसे कहता हूँ, आपके माध्यम से जो आपके व्यूअर्स हैं, आप 5 आदमी का खाना बनाइए, सवेरे आपका अखबार वाला आता है, स्वीपर्स आते हैं, सबको देना शुरू कर दीजिए। क्या दिक्कत है? आप किटीज़ में जाती हैं, अपने हौजी खेलती हैं, सब कुछ करते हैं, सारी लेडीज़ 10-10 आदमी का खाना लेके आए, पहले पार्किंग में सबको खाना बांटिए। आप कितना मज़ा आएगा आपको। देखिए आप 10-10 आदमी एक पैकेट बना के घर से लाइए, पहले हम ये करेंगे, उसके बाद हौजी खेलेंगे, क्यों दिक्कत नहीं है। आप वही आपने बताया, इच्छा शक्ति नहीं है। अब मुझे बड़ा ये प्यारा इंस्टेंस आ रहा है कि एक ने कहा कि मैं दादी की रसोई शुरू करना चाहता हूँ, मैं नाम रख लूँ? रख ले भाई नाम। मैंने कहा नाम में क्या रखा है? तू चाचा की रसोई रख ले, चाची की रसोई रख लो, भाई काम क्या कर रहा हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। नाम एक अपनी जगह ठीक है, आपको रखना आप रख लीजिए, बहुत लोगों ने रखा है। तो 4-5 महीने बाद उनका फ़ोन आया मेरे पास, कह लगे अंकल मैं बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ आपकी दुआ से।
लेकिन बोले अंकल मेरा इंटरव्यू कहीं नहीं छप रहा। ओहो। मैंने कहा बेटा अगर इंटरव्यू के लिए तू करना चाह रहा है तो इस काम को मत कर। अपने काम के लिए जिस काम को आप कर रहे हैं उसके प्रति तुम्हारा डिवोशन है, तुम्हें लग रहा है डेडिकेशन है कि मैं इस काम के प्रति समर्पित हूँ, तब तो जरूर करो। अब तुम्हारा एम दूसरा है, अब तुम काम ये कर रहा हो, तो वो जो फैक्टर्स है ना, वो नहीं होने चाहिए। अब ऊपर वाले की दुआ से 400-500 जगह कर रहे हैं लोग, बहुत दिल से कर रहे हैं, कुछ मेरे से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हिंदुस्तान में या कहीं पे भी आप बात करें, आजकल की जनरेशन में बड़ा काम होता नहीं है, छोटा काम करेंगे नहीं तो क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे गेम खेलेंगे, सलाह देंगे एक दूसरे को। तो आप कहीं से शुरुआत करें, छोटे से शुरुआत करें, अपने आप बड़ी चीज़ तो अपने आप बनती चली जाएगी। बिल्कुल, बड़ा तो अपने आप होता है। कभी सोचा थोड़ी था कि दादी की रसोई को इतनी लोकप्रियता मिलेगी। कहाँ केबीसी में आपको बुलाया गया, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, राष्ट्रपति आपको बुलाकर सम्मानित करते हैं, आपसे बातचीत दो करते राष्ट्रपति, हैं। कोविंद जी ने तो बहुत, और मुर्मू जी ने भी इतना, मेरे ख्याल 5-7 मिनट का टाइम दिया था मुर्मू जी ने, उसके बाद में करीबन आधा पौना घंटा बहुत अच्छा टाइम दिया उन्होंने। और कमाल की लेडी है, कमाल जिसको कहते अपने हैं। जीवन के ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, सीखने ये को किसी मिलता अवार्ड है। से कम नहीं है। सीखने को मिलता है कि जो आदमी इस लेवल पे पहुंचते हैं ना, तो उनके पीछे क्या उनका डेडिकेशन रहता है, कहाँ तक, तो वो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा। और फिर जब इन लोगों ने इतना प्यार और इतना हौसला अफजाई करी है, तो फिर एक जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है कि गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए, इस काम को और बेटर कैसे करा जाए। एक अब पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे भी, जैसे मैं सिंगापुर वगैरह में जाता हूँ तो कई बार मतलब बच्चे भी कहते हैं पापा सभी आदमी आपको पहचान जाते हैं, कोई हिलुलिया देख के भी पहचान जाते हैं कई बार दूर से, तो अच्छा भी लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं। खुशी होती है। और लोगों का प्यार है, ये भी बहुत बड़ी बात है, और कहते हैं कि हम भी करना चाहते हैं, ये उनके अंदर भावना है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और कुछ लोग इसे कन्वर्ट कर लेते हैं और कर रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आज की जनरेशन या जो भी है, मैं हर एक से कहता हूँ कि जब हमारी उम्र में आओ तो ये सारे काम जरूर करो, जो संस्कार हमें बुजुर्गों ने दिए हैं वो आगे पास ऑन करें। मैं आपसे भी कहता हूँ, सबसे कहता हूँ कि जो हमें 60-70 साल का एक्सपीरियंस मिला है, मेरे साथ क्यों चला जाए। मैं पार्क में बैठा हूँ, इधर उधर की गप्पे मार रहा हूँ, सरकार ये नहीं कर रही, ट्रंप ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, क्या, अरे हम कुछ क्रिएटिव करें। मान लीजिए गड्ढा हो गया तो सब, मैंने अथॉरिटी को ये लिख दिया, मैंने फलाने को ये लिख दिया, इसको ये कर दिया। यार कितने का भरा जाएगा, 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, 50-100 रुपए इकट्ठे करो, उसको गड्ढे को भर दो, फिर उसके बाद में कहो कि हमने गड्ढा भरा है सब। आई मीन आप कुछ एग्जाम्पल क्रिएट करिए ना, तो कहीं से भी शुरुआत करी जाए। शिकायतों से ज़्यादा उसको हम कैसे अपने एक्सपीरियंस से उनको सुधार सकते हैं। लोगों को अपने बुढ़ापे की बड़ी चिंता रहती है, अपनी सेहत की बड़ी चिंता रहती है, और एक एज के बाद उनको लगता है कि नाउ आई एम अ रिटायर्ड पर्सन, अब ठीक है, फ्रेंड्स के साथ बैठूंगा, मस्ती करूंगा, गोल्फ खेलूंगा, ग्रुप के साथ कहते हैं ना, घूमने के लिए आजकल तो बड़ा ट्रेंड है, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा आउटिंग करेंगे, ये सब करने का मौका मिल पाता है या सारा दिन इसी में बिजी रहते हैं? नहीं, बिल्कुल, मैंने बताया अभी नेक्स्ट मंथ बेटे ने 1 महीने के लिए बुलाया हुआ है, फिर वो आगे से आगे कहीं टिकट करा देता है, बोले पापा कुछ रिलैक्स कर लो। और ठीक है, बड़े बढ़िया हैं, मैं और मेरी मिसेज अपने सवेरे अपने जाते हैं इस बहाने। हमारी पहले तो सब्जी वगैरह जब खरीदने जाते हैं तो वॉक भी हो जाती है इस बहाने, 1-1.5 घंटा योगा शोगा ये सब कर लेते हैं, फिर उसका खाना बनाना शुरू कर देते हैं। जो कुक वगैरह आते हैं नेचुरल, उसमें हमें ही देखना पड़ता है। और फिर खाना बांटने का हो गया, 3 बजे आए, उसके बाद गोल्डन पीरियड, आई मीन सोने का समय सोना, तो 1-1.5 घंटा सो लिए, शाम को फिर अपने दवाई वाली दुकान पे बैठ गए, अपने लोगों से इंटरेक्शन हुआ, समय का कैसे निकलता है पता ही नहीं लगता। तो इतनी सारी जिंदगियां आपके इर्द गिर्द घूमती हैं, चाहे वो कोई भूखा इंसान हो, ऐसे कई लोग आते होंगे जो रिपीटेडली आते हैं, तो उनके चेहरे पर तो आपको बड़ी शांति और सुकून नज़र आता होगा कि उनको सेटिस्फेक्शन है कि आज जो कमाया बचा लो, बस 5-10 रुपये खर्च होंगे, खाना बढ़िया मिल जाएगा पेट भर के। लेकिन कुछ ऐसे होते होंगे जिनको देख के पहली बार जब मुलाकात हुई तो देख कर लगा कि कब से भूखा है बेचारा। बहुत लोग आए, इसमें कोई दो राय नहीं। और कुछ लोग जो IAS और ये PCS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे हैं अपने, आते हैं वहाँ पढ़ने वाले, तो उनका मैं विशेष ध्यान रखता हूँ। उनसे कहता हूँ जिस दिन तुम DMCM बन जाओ तो यार इस तरह की काउंटर्स खुलवा देना यार। तो स्टूडेंट्स बहुत आते हैं इस तरह के।
कुछ लोग ने तो बताया कि उनकी 1-1.5 महीने तक उनकी नौकरी नहीं थी, तो उन्होंने हमारे खाने से गुजारा करा था। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी को स्वाभिमान के साथ में भोजन मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये ट्रेंड मैं ही नहीं, पूरे इंडिया में अब ये शुरू हो गया है। इवन गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट ने भी अनाउंस करा है 100 जगह करेंगे। तो गवर्नमेंट मजबूर होकर कर रही है जगह जगह, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट। देश हमारा आज भी गरीब देशों में गिना जा रहा है। क्या है कि लोग, जैसा आपने बोला ना कि छोटा काम करना नहीं है, बड़ा उनसे हो नहीं रहा, और कहीं ना कहीं हम सूट बूट पे ना जाएं, कपड़ों पे ना जाएं, जेब खाली होती है लोगों की। और पेट की भूख इतनी बुरी चीज़ है कि वो भीख भी नहीं मांगनी है और कुछ बन भी नहीं पाए हैं, तो बीच में अटके हैं। तो जहाँ ये आसरा मिल जाए, दादी की रसोई जैसा। अभी क्या हुआ, G20 में मेरे को इनवाइट करा गया था वर्ल्ड से 6 स्पीकर से। तो ऊपर वाले ने मेरे को भी मौका दिया था कि मैं जाऊं, तो पूना में हुआ था। तो वहाँ वही अपने कि वहाँ इतनी भूखमरी, वहाँ इतने भूख से मर गए, इतना ये हो गया, इतना वो हो गया। तो मैंने वहाँ 2-3 चीज़ें कही थी जो आपको भी बताना चाहूँगा। जी बिल्कुल। मैंने कहा अगर कहीं दुनिया में भूखमरी खत्म करनी है तो भारत का सनातन धर्म अपना लीजिए। हमारे सनातन में क्या लिख कि पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। हमारे यहाँ चिड़िया के लिए दाने, चींटी के लिए आटा, और यहाँ तक कि सांप के लिए भी दूध रखते हैं हम लोग जी। तो हमारे यहाँ कोई भूखा नहीं मरता। जब जानवर नहीं मरता तो आदमी की तो बात ही छोड़िए। तो जो भारत को कहते हैं भारत में भूखमरी, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ पहली चीज़ तो अगर आपको दुनिया से भूखमरी खत्म करनी है तो आप सनातन अपना लीजिए, भूखमरी अपने आप खत्म हो जाएगी। अब दूसरा सवाल आता है कि आपने कहा भूख से वहाँ इतने मर गए, इतने मर गए, इतने मर गए, जो कंट्रीज़ का उन्होंने डाटा दे रखा था। मैंने कहा पहली बात तो ये फिगर सही है नहीं, ये डाउटफुल है। क्योंकि भूख से एक दिन में नहीं मरता आदमी, 4-5-6 दिन लगातार उसे नहीं मिल रहा खाना, तब हो जाता है। चलिए आपने मान लिया, आपने 10-20 हज़ार आदमी जो बताया कि वो भूख से मर गए, तो उस जगह क्या कोई 5 स्टार होटल नहीं है या एम्बेसीज नहीं है? क्या ऐसा नहीं है किसी कंट्री के लिए अगर 10,000 आदमी मर रहा है तो ये बहुत बड़ी फिगर नहीं है कि आप 10,000 रोटी का अरेंजमेंट नहीं कर सकते? मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं आपको रोज की 500 रोटी देनी शुरू कर दूँ, आप बांट नहीं सकते उसे। इसका मतलब है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है। खाने की पूरी दुनिया में कहीं कमी नहीं है, खाना हर जगह अवेलेबल है, पूरी दुनिया में अवेलेबल है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की है। और अगर जो आपने डेथ का आंकड़ा दिया है उन्हें एक रोटी भी मिल जाती तो शायद वो मरते नहीं। तो अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सुधार दिया तो सब चीज़ सुधर जाएगी। और दादी की रसोई एक आइडियल मॉडल है जहाँ पर बगैर कुछ करे, लोगों के सहयोग से इतना बढ़िया खाना मिल रहा है लोगों को। मैं तो एक वर्कर हूँ छोटा सा, अगर सबका सहयोग नहीं होगा तो कहाँ चलेगा। लेकिन इतनी बढ़िया चीज़ें लोगों को अवेलेबल हो रही हैं, वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सही है। जो आपने बताया कि लाइन लगती है, फलाना होता है, ये सब मैनेजमेंट है। तो अगर आप कर लेंगे तो आपकी कंट्रीज़ में भी भूखमरी खत्म हो जाएगी। इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करा गया, इतना ज़्यादा करा गया, तो फूड सिक्योरिटी जो चैप्टर है वो मेन चैप्टर के अंदर आ गया उनका। और हर एक ने कहा कि नहीं, दादी की रसोई इज़ द बेस्ट मॉडल। मुझे मेल भी करा उन लोगों ने तो अच्छा लगता है कि आपने कोई चीज़ सिखाने की कोशिश करी और लोगों को अप्रिशिएट कर रहा है। ज़िंदगी लोग अपने तरीके से बहुत कम जी पाते हैं। कभी कहते हैं हालात की गलती थी, कभी कहते हैं मेरी किस्मत ऐसी थी, या फैसले गलत थे। आपके चेहरे पर बड़ा सुकून है, आपको बड़ी खुशी है। और कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा का है। तो आपको तो देख के लगता है कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, आप बड़े सेटिस्फाइड हैं लाइफ पे। मुझे बिट्स पिलानी भी बुलाया गया था, सेंट जेवियर्स वगैरह, ये कई जगह मोटिवेशनल टॉक्स के लिए। तो बच्चे कहते हैं अंकल आपको चुनाव जरूर लड़ना चाहिए। 2012 की बात है कि ऐसे डिस्कशन हो रहे थे, तो किसी से बात हो रही थी कि अच्छे लोग चुनाव नहीं लड़ते। मैंने कहा अच्छे लोगों को वोट नहीं मिलते। तो ये हुआ कि आप अच्छा है, बोले सारे काम अच्छे हैं भाई। नोएडा स्टेडियम के अंदर भी मेरा, आपको बताना भूल गया, नोएडा स्टेडियम के अंदर भी जो टेबल टेनिस और बैडमिंटन हॉल, ये सब मेरा बनवाया हुआ है वहाँ पे। मतलब मैंने उसको पूरा मेरे नाम से ही अलॉटेड था वहाँ पहले। और एजुकेशन का मैंने बताया, ये पूरा ट्रैफिक के लिए इतना काम करा, स्कूल्स के लिए काम करा, सब कुछ करा। तो मैंने कहा चलो आपको अगर 1000 वोट मिल गए तो मेरे को जीता हुआ माना जाए। 2012 में मैं विधानसभा के चुनाव में खड़ा हो गया। अच्छा। तो लोगों ने कहा, और मैंने हमेशा उस बात को कहा कि मैं हारने के लिए खड़ा हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ कि भाई वोट नहीं मिलते, अगर आप चाहे कितना भी काम कर लो, काम के ऊपर वोट नहीं है। जाति, बिरादरी, फलाना ढिमाका, ये वो, मतलब वो उसके लिए समीकरण अलग है। तो
किसी ने कहा, कहने लगे कि हारने के लिए कौन लड़ता है? मैंने कहा 1857 की जब क्रांति हुई थी तो सारे शहीद जितने हुए उनको पता था कि हमें कुर्बानी देनी है, हमारा शहीद हो जाना है, आज़ादी अभी नहीं मिलनी है। आज़ादी 100 साल बाद मिली और वो बेचारे उस समय शहीद हुए। तो मैंने कहा मैं शहादत देने आया हूँ, मुझे पता है कि मैं हारने जा रहा हूँ, लेकिन ये एक लोगों के दिमाग में रहना चाहिए कि हमने वोट नहीं दिया, ये हमारी गलती थी, मेरी कोई गलती नहीं थी। आपको सुन के अच्छा लगेगा, 648 वोट थे सिर्फ, जबकि 500 आदमी डेली खाना खाता है, मतलब 15,000 आदमी ये हो गए सब, मतलब कोई भी कैलकुलेशन लगा लो आप। 648 वोट। उसके बाद आपने कहा मेरे चेहरे पे सुकून वगैरह, तो ये ह्यूमिलेशन अच्छा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बिल्कुल। और ऊपर से टोंट कसने वाले लोग आते थे, खन्ना साहब वोट बहुत कम मिले। मैंने कहा आपने दिया था? बोले नहीं। तो मैंने कहा तुम्हें किस बात का गम हो रहा है भाई? मैं उन आदमियों का दोषी हूँ 648 लोगों का जिन्होंने मुझे वोट दिया। तो आपने उस चीज को कैसे हैंडल करा ये देखने था। आज लोग कहते हैं नहीं हमें देना चाहिए था, तो आपने सोच बदली। तो ये समय पे अगर हम सही डिसीजन ले लेंगे तो उसका खामियाजा भी तो हमें ही भुगतना है, क्योंकि फिर हम शिकायत भी करते हैं कि नेता लोग तो सिर्फ वादे करते हैं, काम नहीं करते। यहाँ तो पहले काम हुआ, वादों की बात बाद में। उसकी भी कोई चिंता नहीं, लेकिन बस ये है कि जो मैंने बताया कि ये सब दर्द क्यों सह गए, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन था। मैंने हार बहुत देखी हुई है, हार से कभी घबराना नहीं चाहिए। तो ये बच्चों को भी सिखाता हूँ कि भाई इतनी 648 के बाद में नीचे से तीसरा नंबर, इतने काम, इतना सब कुछ करने के बाद आदमी तो टूट जाता अंदर से कि मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन मैं उसी में मस्त रहा, ऐसे ही मस्त था जैसे ना अगले दिन कह रहे यार ये बड़ा बेशरम टाइप का आदमी लग रहा है यार 648 वोट के बाद भी हंस रहा है, ये तो जिंदा दिल है। और जिंदा दिल मतलब ठीक है, अब हुआ, तुम गलती तुम्हारी है, मेरे अंदर कोई कमी हो तो बताओ भाई। अगर मैंने कोई गलती करी हो, मुझे इतने कम वोट मिलने में, गलती तुम लोगों की थी, मेरी तो कोई गलती नहीं थी। एक अच्छा कैंडिडेट मिलते मिलते रह गया। नहीं वो मेरी लाइन ही नहीं है, वो फील्ड भी नहीं है, नेतागिरी मेरी फील्ड भी नहीं थी। उसके माध्यम से मैं कुछ दिखाना चाह रहा था, सिखाना चाह रहा था ये चीज। हाँ अगर नेता बन जाते तो शायद 1000 जगह इस तरह की काउंटर्स खोल देता मैं। कुछ अच्छा ही होता, क्योंकि डेफिनेटली अच्छे लोग चाहिए, अच्छे लोग हर जगह ज़रूरत है। और आप तो अपनी तरफ से सारे इनिशिएटिव लेकर कर रहे हैं। तो नेता लोगों का अलग अलग फील्ड होती है, वो बिल्कुल ही अलग फील्ड है। उन्हें जाति भी चाहिए, फलाना भी चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और हर एक के फंक्शन में जाना, मैं कहीं जाने आने लायक नहीं हूँ, भाई खाना इसको देख लूँ या ये देख लूँ। लेकिन नेता आदमी काम से ज़्यादा पर्सनल, आपके घर भी आएंगे, आपके शादी ब्याह के फंक्शन भी अटेंड करेंगे, बच्चों का फंक्शन है उसमें, वो एक अलग फील्ड है। उनकी बहुत मेहनत है और हर एक के बस की है भी नहीं। जो नेता लोग करते हैं, हैट्स ऑफ टू देम। समाज को तो आपने बहुत क्लोजली देख लिया, गरीबी भी देख ली, लोगों के चेहरे भी देखे कैसे मैंने अपनी गरीबी भी देखी। सन 2000 में मुझे मकान बिका था। बिकने और बेचने में फ़र्क होता है। बिकता मजबूरी में है, बेचता अपनी सन 2000 में है, क्योंकि ठीक है। उसके बाद में फिर स्ट्रगल करा, फिर अपने। अब लोग मेरे से कहते हैं खन्ना तो लॉटरी लग गई क्या? मैं क्या मेरी लॉटरी क्या, आज भी मैं वैसे ही हूँ, एक छोटा सा मकान है, सब कुछ है। लेकिन आपको जो, जैसे मैं बताया ना आपको, जब मैं नोएडा में आया था, हर एक से कहता हूँ कि सेटिस्फेक्शन की लिमिट जरूर फिक्स करो आप लोग अपनी। जब मैं नोएडा के अंदर आया था, एक टूटा सा स्कूटर था मेरा, 84 में आए थे हम लोग यहाँ। तो भगवान से यही मांगा है, भगवान सेटल हो जाएं, बच्चे सेटल हो जाएं, बच्चे अच्छी जगह हो जाएं, एक मकान बन जाए, एक दुकान बन जाए, एक कार आ जाए। भाई वो जो सोच रहे, भगवान ने सारा कुछ दे दिया। उसके बाद भगवान ने कहा भाई लाइन से थोड़ा सा इधर उधर हो जा भाई, अब तो बहुत लोग तेरे पीछे भी लाइन में लगे हुए हैं। तो अब जब मेरी सेटिस्फेक्शन लिमिट खत्म हो गई, जो मैंने भगवान से मांगा दे दिया, तो अब मैं समाज को दे रहा हूँ, तो क्या बुराई है इसमें? आपको वहीं खुश हो जाना चाहिए। आज मुझे शायद इसलिए नहीं कि अच्छा खासा 2.5 स्टोरी का मकान है, अब इसके ऊपर क्या चाहिए, बड़े बढ़िया है, नीचे एक कमरा ही अपना इस्तेमाल करते हैं, बच्चे आते हैं, साल में 2 बार आ जाएंगे, 3 बार आ जाएंगे। तो आपको बड़े मकान, बड़ी दुकान, बड़ी गाड़ियाँ एक हद तक सेटिस्फाई करती हैं। उसके बाद तो आपको ये सब जो काम हम कर रहे हैं, इसमें जो मज़ा है वो किसमें नहीं है। आगे का क्या प्लान है, क्या है? दादी की रसोई और जो आप अपनी दवाइयों का काम कर रहे हैं, और ये जो कपड़ों की एक मुहिम है कि हर तन पे कपड़ा होना चाहिए और ब्रांडेड होना चाहिए, ये बहुत अच्छी कोशिश है। तो आगे का विजन क्या है, क्या चाह रहे हैं? कपड़ों में जो आपने बताया,
आप अपनी मेट को अगर आपने अपनी 10,000 की साड़ी दे दी तो आप उसे चॉइस नहीं देते। आप हमारे यहाँ आगे देखो, वो जब अपने बच्चे को पहना पहना के देखती है ना उसकी नाप का 10 रुपए में, तो जैसे हम मॉल में जाके अपने बच्चों को वो सेटिस्फेक्शन वहां मिल रहा है, वो हम कपड़ा नहीं बेच रहे उसको, हम उसे सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। तो जितनी भी लेडीज आती हैं अपना पल्लू डाल के देखती हैं कि मैं कैसे लग रही हूँ इसमें, एक उसको ये माहौल कहीं नहीं मिलेगा। आपने चाहे 10,000 की साड़ी दे दी, 20,000 की साड़ी दे दी, उसको आपने ये माहौल नहीं दिया कि वो अपनी पसंद की ले। तो उसमें 10 साड़ियों में से पसंद करती है वो अपनी, और बच्चों के लिए पसंद कर रही है। तो वो एक एटमॉस्फेयर दिया है उसे पसंद करने का, सेटिस्फेक्शन जो हम लोग मॉल में करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। और जो ब्रांडेड वाली बात कही, तो आप ही की ब्रांडेड हैं, जो अगर आप अच्छी ब्रांड पहनेंगे तो कल को वही है उनको मिल जाता है। अब शादी के लहंगे शेरवानी वगैरह 20-25 शादी करा चुके हैं हम लोग। हाँ, उसमें शर्त यह है कि आप ले जाइए, 1-1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए के पहनते हैं आज के लड़के लड़कियां, बनवा लेते हैं, उसके बाद में मेरे पास ही आ जाते हैं मैं हर एक से कहता हूँ यार यहीं से ले जाओ ना तुम लोग इसे अल्टर करा लो। तो कहते हैं हम किसी का पहना हुआ नहीं देंगे आजकल की जनरेशन। अरे मैंने कहा कौन देख रहा है यार, तुम ले जाओ। नहीं मानते। बट इतना महंगा सामान होता है, कोई बेचे ना, इसलिए हम उनसे वापस ले लेते हैं 3-4 महीने बाद। हम कहते हैं कोई भी एक टाइम फिक्स कर लो, आप ले जाइए, 3 महीने 4 महीने बाद वापस फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, और उसे अल्टर भी करा सकते हैं। पूरे इंडिया में कहीं से भी आ सकते हैं, तो ट्रेन का आना जाना और ले जाना वो भी सस्ता पड़ेगा उन्हें। बड़ी खुशी मिलती होगी आपको ये सब करके। खुशी क्या, आप ही लोगों का दिया हुआ है, जो तरीके तो आप ही लोग देते हैं ना भाई। आप अगर ये सारी चीज़ें नहीं देंगे, अभी आज ही मेरे पास चंडीगढ़ से किसी का फ़ोन आया था, बोले मेरे पास बहुत बड़ा लहंगा वगैरह है मेरी शादी का, अंकल मैं देने आना चाहती हूँ। वो वहाँ से यहाँ आना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और कितनी जिम्मेदारी मेरे सिर पे डाल देंगे जो वहाँ से ला के दे रहे हैं। मैं किसी को ऐसे तो फेंक नहीं सकता, तो उसके लिए भी मुझे देखना पड़ता है कि सही जगह पहुँचे। और उसके बाद में फिर मेरे अब बहुत अच्छा ये है कि 25-30 मेरे पास बहुत अच्छे लहंगे वगैरह हैं, तो आपको चॉइस भी मिल जाती है जो आती है लेने के लिए कि भाई इसमें से कौन सा लें। शादी ब्याह में कहीं जाना होता है तो भी लेके चले जाते हैं, 2-4 दिन पहन के फिर वापस कर देते हैं, अच्छा लगता है। तो अननेसेसरी कई बार कॉल्स आती होंगी, जैसे हम देखते हैं अमूमन घर में एक्स्ट्रा कोई अननेसेसरी बेल बजाते, हमें बड़ी चिड़चिड़ाहट सी होती है कि क्यों बजाती मेरी बेल। आपके पास अनगिनत लोगों के कॉल्स आते होंगे, अनगिनत लोग आपको कांटेक्ट करते हैं, मिलते हैं, चाहे वो दादी की रसोई के ज़रिए हो, आपकी दवाइयों के ज़रिए हो, या फिर कपड़ों के ज़रिए हो। कभी ऐसा नहीं लगता कि आई वांट माय मी टाइम? तो फिर ये करता ही क्यों मैं यही मी टाइम में मजा आता है अच्छा इसमें। आपने जब पहली बार फोन करा तो पहली कॉल में उठा लिया था और बड़े हंसते हंसते उठाया था, भूल नहीं सकते। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी ताकत है, ये हमारी ताकत तो है। विजन क्या रहेगा आप दादी की रसोई का? विजन, लोग जब मेरे से ये सवाल करते थे कि दादी की रसोई की ब्रांचेस खोल दें, तो मैं हमेशा कहता हूँ अनूप खन्ना अपने आप को फेमस नहीं होने देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि इसकी ब्रांचेस फैलें, और ब्रांचेस का मतलब ये रहेगा कि अनूप खन्ना मर जाएगा तो सारी चीज़ खत्म हो गई, 1 मैन शो है। लेकिन अगर ये विज़न रहा और लोगों ने इसकी ब्रांचेस हर गली हर कूचे के अंदर, नोएडा शहर में भी मान लीजिए 20 जगह हैं, तो अनूप खन्ना खत्म हो गया, वो 20 जगह तो चल रहा है, 19 जगह चल रहा है, 19 के फिर 10 और खोलेंगे तो 190 हो जाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं ना कहीं खुल गया इस तरह का काउंटर, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और उनको डबल ट्रिपल होते जाएं, यही है। देखिए मेन मकसद ये है कि स्वाभिमान के साथ में लोगों को खाना मिल जाए, थोड़ा सा सिविक सेंस आ जाए। हम लोग जब हम बाहर से आते हैं ना, आप किसी भी कंट्री में आप भी घूमते हैं, सब जगह घूमते हैं, तो वहाँ से आने के बाद में 2-3 चीज़ें बड़ी, साफ सफाई बहुत है वहाँ, दूसरा हॉर्न तो हमने सुना ही नहीं जी वहाँ, ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी है। इसके अलावा वहाँ लोग कैसे हैं क्या है वो सब सेकेंडरी है। वहाँ विजन उनका है साफ सफाई, गाड़ी, और सब बड़े कायदे से चलते हैं जी। तो अगर ये 2-3 चीज़ें आपने फॉलो कर ली तो आप इंडिया में भी तो ये सब हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक है। हर एक से कहता हूँ और आपके माध्यम से भी कहता हूँ कि पूरी दुनिया को आप नहीं सुधार सकते। अपना घर है, 5 घर इधर और 5 घर इधर सुधार दीजिए, और वो चेन बना दीजिए। हर आदमी ये सोच ले तो पूरा देश सुधर जाएगा। बहुत कमाल की बातें आज आपसे सुनने को मिली, और बहुत प्रेरणा भी मिली कि कैसे हम एक छोटी सी पहल करके अपने समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं, और किसी और की नज़रों में ना सही, अपनी नज़रों में, कहते हैं ना, अपने आप को आईने में देखकर बहुत खुश हो सकते हैं कि मैंने जो किया दिल से किया, और कहीं ना कहीं मैं उस
भूखे इंसान का पेट भर रहा हूँ, जिसने बहुत मुश्किल से शायद आज 150 रुपया बचाया होगा और 145 रुपया आज वो अपनी जेब में रखेगा और 5 रुपए का भरपेट खाना खाएगा और दुआएं साथ में देगा। अरे सब तो ऊपर वाले बहुत की ही कृपा है। कमाल का विजन। आपके माध्यम से एक और संदेश जी, मैं बिल्कुल। ऑडियंस को देना चाहूँगा जी। कि आजकल पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है और जो भी आपके घर बने हुए हैं वो उस ज़माने की प्लानिंग से थे जब स्कूटर होता था और एक घर में एक गाड़ी बड़ी मुश्किल से होती थी। अब एक घर के अंदर 2-3 तो फ्लोर्स बना दिए हैं लोगों ने, 3 का मतलब 4 गाड़ियाँ हो गई, ये तो बहुत ज़्यादा। उसके बाद लोगों ने फिर रैंप निकाल दी हैं, फिर उसके आगे उन्होंने अपने एक गार्डन सा बना लिया छोटा सा, इसने भी बना लिया, उन्होंने भी, चाहे 12 मीटर की रोड रख लें। कृपया इस चीज़ को लोग अगर अवॉइड कर सकें, किसी भी जगह चले जाएं, पूरे दिल्ली चले जाएं, नोएडा चले जाएं, नई से नई और पुरानी से पुरानी जगह, आपकी गाड़ी निकलने के सामने आमने आ जाती है तो, और ये बहुत बड़ा न्यूसेंस होने जा रहा है। आज की डेट में तो हो ही चुका है, आने वाले टाइम में और हो रहा है। इस चीज़ पे जितनी जल्दी रोक लग सके तो ये अगला स्टेप है हमारा। बिल्कुल, हर बहुत जगह अच्छा ये संदेश संदेश। देना चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा रोक लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो हमारी शुभकामनाएं। बातों बातों में आज हमने बहुत कुछ दिल की गहराइयों से आपको सुना और जाना कि कैसे एक छोटी सी बात घर में हुई कि दादी की रसोई खुलनी चाहिए और बातों बातों में बात बन गई और कितने हज़ारों लाखों लोगों का पेट भर गया और उनकी दुआएं आप तक पहुंची और आपका विश्वास और आपकी वो जो नेवर गिव अप स्पिरिट है वो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी लोग याद करेंगे और उससे बहुत बड़ी सीख लेंगे। आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नमस्कार। वेरी मच।